एक हस्ताक्षर, एक आदेश और पूरे भारत में लागू हो गया इमरजेंसी। इसके बाद न सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी बची, न अखबारों की स्वतंत्रता, न विरोध करने का अधिकार। रातों रात बड़े नेताओं को उनके घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया गया। पत्रकारों की कलम रोक दी गई। अखबार छपने से पहले सरकार के दफ्तर भेजे जाने लगे और जो सरकार के खिलाफ बोला उसकी आवाज दबा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ देश बचाने के लिए किया गया था या फिर एक कुर्सी बचाने के लिए पूरे लोकतंत्र को बंद कर दिया गया था? लेकिन इस खौफनाक रात की कहानी 25 जून को नहीं बल्कि ठीक 6 साल पहले 12 नवंबर 1969 को शुरू हुई थी। नई दिल्ली के लुटियंस जॉन में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बगावत लिखी जा रही थी। कांग्रेस के बूढ़े और ताकतवर सिंडिकेट नेताओं ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के आरोप में दूध में से मक्खी की तरह पार्टी से बाहर फेंक दिया था। सिंडिकेट के सूरमाओं को लगा था कि खेल खत्म हो गया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक तानाशाह की भूख को जगा दिया है। इंदिरा झुकी नहीं, उन्होंने पलटवार किया। सत्ता को विकेंद्रीकृत करने के बजाय उन्होंने सारे नियम कायदे तोड़कर ताकत को अपने हाथों में समेटना शुरू कर दिया। यह उसी जिद और निरंकुश सत्ता की भूख की शुरुआत थी जिसने ठीक 6 साल बाद पूरे देश को जेलखाना बना दिया। आइए जानते हैं कि कैसे 1969 की इस बगावत ने भारत को 1975 के उस नरक में धकेल दिया जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं। मार्च 1971, रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। टपकती धूप और उड़ती धूल के बीच लाखों की भीड़ एक ही नारे को बार बार दोहरा रही थी। वह नारा था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने देश की गरीब जनता की नब्ज को पहचान लिया था। जहां विपक्षी दल इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे, वहीं इंदिरा ने सीधे आम आदमी के दिलों में जगह बनाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स को खत्म करने जैसे फैसलों ने उन्हें मसीहा बना दिया था। जब 1971 के चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो राजनीतिक पंडित हैरान रह गए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 2/3 बहुमत हासिल करके विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। रायबरेली की सीट से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को करारी शिकस्त दी थी। इस प्रचंड जीत ने इंदिरा गांधी के भीतर यह विश्वास पैदा कर दिया था कि जनता की अदालत में उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं बचा था। 16 दिसंबर 1971 शाम के करीब 4:30 बजे पूर्वी पाकिस्तान का ढाका रेसकोर्स मैदान, चारों तरफ गोलियों की गूंज शांत हो चुकी थी और पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए थे। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन चुका था और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सिर्फ भारतीय सेना का शौर्य नहीं बल्कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फौलादी इरादा था। इस जीत ने इंदिरा गांधी को देश की राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया, जहां संसद के भीतर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें साक्षात दुर्गा का रूप तक कह दिया था। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी लोकप्रियता के चरम पर बैठी यह नेता महज कुछ ही सालों में एक ऐसा फैसला लेगी जो देश के लोकतंत्र को हमेशा के लिए झकझोर कर रख देगा। युद्ध के उन्माद के पीछे देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और जनता का यही अंधा समर्थन धीरे धीरे असंतोष की आग में बदलने वाला था। वर्ष 1974 की एक सड्डहकों पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा था। 1971 की जीत का खुमार अब उतर चुका था। मानसून के दगा देने से देश में भुखमरी के हालात थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों ने कमर तोड़ दी थी। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका था कि आम जनता का जीना मुहाल था। बिहार की धरती से एक बूढ़ा और बीमार शेर अपनी मान से बाहर निकला, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जेपी ने इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। कॉलेजों से लेकर कारखानों तक हर जगह हड़ताल और प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली के सिंहासन पर बैठी इंदिरा गांधी को अब अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी थी। वे समझ चुकी थीं कि यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि सीधे उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक चक्रव्यूह था। 12 जून 1975 सुबह के ठीक 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कमरा
नंबर 24। अदालत के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज फैसला आना था। जैसे ही न्यायाधीश ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया, कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के होश उड़ गए। अदालत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी और सरकारी अधिकारियों के दुरुपयोग का दोषी पाया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, बल्कि अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। एक ही झटके में देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की कुर्सी अवैध हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के सामने अब इस्तीफा देने के अलावा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। 24 जून 1975 दोपहर का समय, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना अंतरिम आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सकती है, लेकिन वे संसद की कार्यवाही में वोट नहीं डाल सकती। इस फैसले ने विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उस मैदान में लाखों की भीड़ के सामने जेपी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां दोहराई कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेपी ने खुले मंच से देश की सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपील कर दी कि वे सरकार के किसी भी असंवैधानिक आदेश को मानने से साफ इनकार कर दें। दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में बैठी इंदिरा गांधी के लिए यह सीधी बगावत थी, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 25 जून 1975 रात के 11:30 बजे राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और इंदिरा गांधी के वफादार नेता बेहद सक्रिय थे। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी और उनके करीबी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय की सलाह पर एक ऐसा कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया था जिसने देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने का काम किया। इंदिरा गांधी खुद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति को देश के भीतर आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दी। राष्ट्रपति ने बिना किसी कैबिनेट बैठक की लिखित मंजूरी के आधी रात को ही उस ऐतिहासिक और विवादित अध्यादेश पर अपने दस्तखत कर दिए। इस हस्ताक्षर के होते ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे स्याह और खौफनाक रात की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका अंदाजा उस वक्त सोते हुए देश के करोड़ों नागरिकों को बिल्कुल नहीं था। 26 जून 1975 तड़के सुबह 2 बजे दिल्ली की सड़कें, जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, तब पुलिस की दर्जनों गाड़ियां विपक्षी नेताओं के घरों की तरफ बढ़ रही थीं। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित बड़े अखबारों जैसे दी इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन के दफ्तरों की बिजली अचानक काट दी गई ताकि सुबह जनता तक कोई खबर न पहुंच सके। उधर जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ओपी कोहनी जैसे सैकड़ों बड़े नेताओं को उनके बिस्तरों से उठाकर सीधे जेल की कोठरियों में बंद कर दिया गया। किसी को भी यह नहीं बताया गया कि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। सुबह के 6 बजे इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह आवाज रेडियो पर जितनी शांत थी, देश के भीतर का माहौल उतना ही खौफनाक हो चुका था। अगस्त 1975, संसद भवन, नई दिल्ली। आपातकाल लागू होते ही इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश पर अपना शिकंजा कस दिया था। संविधान में ताबड़तोड़ बदलाव किए जा रहे थे, जिनमें 39वां और 42वां संविधान संशोधन सबसे प्रमुख थे। इन संशोधनों के जरिए यह कानून बना दिया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका के पर कतर दिए गए थे और मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत पुलिस को यह ताकत दे दी गई थी कि वह बिना किसी वारंट या मुकदमे के किसी भी नागरिक को अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अदालतों के दरवाजे बंद थे और पुलिस या दमन चक्र
अपने चरम पर था, जहां सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। जनवरी 1976, पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी ने देश को आधुनिक बनाने के नाम पर दिल्ली के सौंदर्यीकरण और जनसंख्या नियंत्रण का एक क्रूर अभियान शुरू किया था। पुरानी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों पर सरकारी बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जिससे हजारों गरीब लोग कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो गए। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बेरहमी से उन पर लाठियां भांजी और गोलियां चलाईं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए। इससे भी भयानक रूप तब देखने को मिला जब देश भर में जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया। संजय गांधी के कड़े निर्देशों पर जिला प्रशासनों को टारगेट दिए गए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए नौजवान लड़कों से लेकर बुजुर्गों तक को बसों से खींचकर जबरन नसबंदी शिविरों में ले जाया गया। खौफ का यह आलम था कि लोग पुलिस की गाड़ी देखते ही गांवों से भागकर खेतों और जंगलों में छिप जाते थे। मार्च 1976, तिहाद जेल, नई दिल्ली। जेल की ऊंची और पथरीली दीवारों के पीछे का मंजर किसी यातना गृह से कम नहीं था। देश के सबसे सम्मानित बुद्धिजीवी, पत्रकार, छात्र और राजनेता अपराधियों की तरह छोटी छोटी अंधेरी कोठरियों में बंद थे। जयप्रकाश नारायण की तबीयत जेल के भीतर लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी किडनियां खराब होने लगी थीं, जिससे पूरे देश में गुपचुप तरीके से आक्रोश फैल रहा था। जेल प्रशासन का रवैया इतना सख्त था कि कैदियों को अपने परिवार से मिलने या अखबार तक पढ़ने की इजाजत नहीं थी। देश के बाहर बैठी विदेशी मीडिया भारत के इस क्रूर बदलाव को देखकर अचंभित थी और इंदिरा गांधी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही की आग में न झोंकें। इंदिरा गांधी को भी खुफिया एजेंसियों द्वारा यह रिपोर्ट दी जा रही थी कि देश की जनता अब उनके इस सख्त शासन से पूरी तरह डर चुकी है और विद्रोह पूरी तरह शांत हो चुका है। 18 जनवरी 1977, रात के 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो। रेडियो पर अचानक एक गंभीर घोषणा हुई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम अपने संबोधन में ऐलान किया कि मार्च 1977 में लोकसभा के आम चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक कैदियों को जेलों से रिहा करने और प्रेस पर लगी सेंसरशिप को ढीला करने का भी आदेश दिया। इंदिरा गांधी को पूरा भरोसा था कि विपक्ष पूरी तरह टूट चुका है। उनके पास न तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं और न ही समय, इसलिए जीत दोबारा उन्हीं की होगी। लेकिन वे देश के भीतर सुलग रही गुस्से की उस अदृश्य चिंगारी को भांपने में नाकाम रहीं, जो पिछले 21 महीनों के अत्याचारों के कारण एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। जेल से निकलते ही सभी विपक्षी दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर जनता पार्टी के नाम से एक बड़ा गठबंधन तैयार कर लिया, जिसका नेतृत्व खुद बीमार जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। 20 मार्च 1977, देर रात, रायबरेली मतगणना केंद्र, उत्तर प्रदेश। वोटों की गिनती अपने अंतिम दौर में थी और कमरे के भीतर भारी तनाव पसरा हुआ था। जैसे जैसे रायबरेली सीट के रुझान सामने आ रहे थे, वहां मौजूद कांग्रेसी अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ रहे थे। जिस रायबरेली को इंदिरा गांधी का अभेद्य किला माना जाता था, वहां इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका था। जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 55,000 से भी अधिक वोटों के भारी अंतर से हरा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेठी की सीट से उनके बेटे संजय गांधी भी बुरी तरह चुनाव हार चुके थे। पूरे देश के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। उत्तर भारत में तो पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। भारतीय जनता ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने वोट की ताकत से दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला को सत्ता के सिंहासन से नीचे उतार फेंका था। 23 मार्च 1977, सुबह का समय, नई दिल्ली। कार्यवाहक सरकार के आदेश पर गृह मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई। देश में पिछले 21 महीनों से लगा आपातकाल आधिकारिक रूप से हटा लिया गया था। अखबारों के दफ्तरों में फिर से बिजली लौट आई थी और बिना किसी डर के सुर्खियां छप रही थीं। लोग सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे और गले लगा रहे थे, जैसे देश को दोबारा आजादी मिली हो। मोरारजी देसाई ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो भारत के इतिहास की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। 1975 का वह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक ऐसा गहरा और काला दाग छोड़ गया
जिसने देश को यह सबक सिखाया कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह कभी भी जनता की आजादी और संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। अंधेरी रात बीत चुकी थी, लेकिन उस क्रूर द्वार की खौफनाक यादें आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं।